नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 को समझेंगे। चैप्टर 4 है हमारा आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा यह टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में उसे अपने कॉपी में लिखना और इसे रिवीजन करना। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। अब देखते हैं चित्र नंबर 1। तो उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा में डोंगरिया कंध कबीले पाए जाते हैं। अब जानते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। तो झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था और इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। और ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वांचल और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में पाए जाते थे। अब चित्र 2 में आप देख सकते हैं डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही हैं और इन पत्तियों से पतले बनाई जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा के जंगलों में खोड़ समुदाय रहता था और इस समुदाय के लोग टोकरियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और हाथ लगता था तो उसे आपस में बांट लेते थे। तो सिर्फ इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा के जंगलों में खोड़ समुदाय रहता था और ये समुदाय टोकरियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो भी हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। और ये समुदाय जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो ये खोड़ समुदाय के लोग से ही कहते थे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसे कहानी के जैसा आप सुन सकते हैं। चित्र 3 में आप देख सकते हैं भारत के कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके। तो आप देख सकते हैं संथाल, मुंडा, उरांव, खोड़, कंध, बैगास, गोड़, ये सारे इसमें हाईलाइट किया गया है। तो हम अभी जान रहे थे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो इसमें हमने देखा कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे और तीसरा हम जानते हैं कुछ जानवर पालते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो इसमें याद रखिएगा, पंजाब के पहाड़ों में वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, ये सभी लोग ये समुदाय गाय भैंस पालते थे। और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेड़िया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चित्र 7 में देख सकते हैं ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। बिहार 1946 का है।
इसमें इम्पोर्टेंट है वेरियर एलिवन द्वारा लिखित बैगा 1939 में लिखा गया था, और एलिवन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑफ द खोड्स, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेवड़, बेवड़ का शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। तो कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अब हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, वन कानून और उसके प्रभाव, इसमें सारे कहानी जैसा लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था इसीलिए मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया है। अब जानते हैं आदिवासियों ने जो जो विरोध किया कानून का। तो बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया था। इसी में से था 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, इसी तरह विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा, और असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। व्यापार की समस्या, आप चित्र 8 में देख सकते हैं गोदारा औरतें बुनाई करती हुई। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संस्थाल रेशम की कीड़े पालते थे। आप चित्र 9 में देख सकते हैं चटाई बुनती एक हैजोंग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ ले जाती थीं। और चित्र 10 में देख सकते हैं बिहार के कोयला खनिज 1948। 1920 के दशक में बिहार की झड़िया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे, और अंधेरी और दमघुट्टू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि एक खतरनाक था, वह अक्सर सचमुच जानलेवा लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। यहाँ पे बताया गया काम की तलाश। अब जानते हैं नज़दीक से देखने पर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सत्याग्रह किया गया है आदिवासियों द्वारा वो बताया गया है। तो 1831 और 32 के बीच में कोल आदिवासियों ने, और 1855 में संस्थालों ने बगावत कर दी थी, और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। तो इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह, और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 1831 और 32 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था, और 1855 में संस्थालों ने बगावत करी थी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले बताया था बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था, और उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुआ था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को अलीहातू नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगमा मुंडा और मां का नाम था करमी मुंडा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उनका पालन पोषण मुख्य रूप से बहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, और 1995 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। जब आंदोलन फैल गया तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया, और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। और 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था।
तो इसे याद रखिएगा। और सन 1900 में बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठप पड़ गया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब जानते हैं आदिवासी विद्रोह। तो 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में सिंधो एवं उनके 3 भाई कानू, चांद और भैरव की अगुवाई में संस्थाल विद्रोह की शुरुआत की गई। और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नीलांबर पीताम्बर और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा का उलगुलाल। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उल्लाहाती नामक गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम सुगमा मुंडा था और मां का नाम करमी मुंडा था। अब जानते हैं संस्थाल विद्रोह, सिंधो, कान्हू, चांद और भैरव। तो 30 जून 1855 को संस्थाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। राजमहल क्षेत्र में बघनाडी गांव के सिंधो ने नेतृत्व संभाला था और 10,000 संस्थालों के बीच सिंधु ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की। सिंधु के साथ उनके भाई कानू, चांद और भैरव भी थे। इसे संस्थाल विद्रोह कहा गया और इस विद्रोह की लपटें हजारीबाग में भी फैली थी। वहां इसका नेतृत्व लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने संभाला था। जनजातीय विद्रोहों में संस्थाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। संस्थाल विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इनमें निहित शोषण, बंगाली एवं पहाड़ी महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। और इस आंदोलन में अपना देश और अपना राज्य का नारा दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस आंदोलन में अपना देश और अपना राज्य का नारा दिया गया था। तो संस्थाल विद्रोह में दिया गया था। सिंधो, कान्हू, चांद और भैरव संस्थाल विद्रोह के। और इस आंदोलन में सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। खरवार विद्रोह, नीलांबर पीताम्बर 1875 में हजारीबाग और रांची में हुए विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई थी। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही है कि भोक्ता समाज के नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। और जनवरी 1859 तक पलामू पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। तो यह हमारा चैप्टर जो था इम्पोर्टेंट वो सारा समाप्त हो चुका है। सिर्फ इसमें बिरसा मुंडा और संस्थाल विद्रोह के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो बिरसा मुंडा का धर्म किस पर आधारित था? तो निस्वार्थ सेवा, सदा जीवन, उच्च आचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी। कितने वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया, जिसे धरती पर लोगों की रक्षा करने तथा गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी 20 वर्ष। संस्थाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, झारखंड। घुमंतू किस भारत के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते थे? तो पूर्वांचल और मध्य भारत, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंभा क्या था? तो टहनियों और पत्तों से आवास बनाया जाता था। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय जीवन यापन के लिए क्या करते थे? क, झूम खेती, पशुपालन, स्थानीय कृषि, शिकार एवं भोजन संग्रह। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड़ समुदाय शिकार एवं भोजन संग्रहण करते थे। खोड़ समुदाय साल, सखुआ और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल किस लिए करते थे? तो तेल का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता था। पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंगाड़िया समुदाय कौन सा पशु पालते थे? भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊंट। तो पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया समुदाय के लोग गाय और भैंस पालते थे। औपनिवेशिक वन कानूनों का विशेष विरोध 1906 ईस्वी में संग्राम संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई के तौर पे आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
असम। तो याद रखिएगा, औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध 1906 ईस्वी में संग्राम संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया था? तो असम क्षेत्र में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है, मध्य भारत में कौन सा बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। मध्य भारत में होने वाला बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा राज्य का प्रतीक क्या था? तो सफेद झंडा। 14 क्वेश्चन है, संस्थाल विद्रोह में किसे राजा नियुक्त किया गया था? तो सिंधु को। झारखंड के किस क्षेत्र में नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ? तो पलामू। तो जो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो। इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।